Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. And this is rotation for JEE Advanced. लेक्चर नंबर 2, पेन एंड पेपर निकाल रहे हैं, नोट्स बनाना शुरू करें। और आज के इस धमाकेदार लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो सुपर अमेजिंग कंसेप्ट। वन इज टॉपलिंग, अदर वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की जर्नी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं टॉपलिंग से। तो पहले डेफिनेशन लिखें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टॉपलिंग इज अ फिनोमेना इन विच द बॉडी हैज ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ रोटेशन देन ट्रांसलेशन। इन द नेक्स्ट लाइन आगे लिखें, कंसिडर अ बॉडी प्लेस्ड ओवर rough horizontal surface and an external force is applied on the body. At the moment the body just begins to topple about one of its edge, then the entire normal reaction exerted by the surface passes through this edge. The toppling is a phenomena in which a body has greater tendency of rotation than translation। मतलब टॉपलिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें बॉडी के रोटेट करने की जो टेंडेंसी है वो ट्रांसलेट करने की टेंडेंसी से ज़्यादा होती है। क्या बोला? बॉडी ट्रांसलेशन से ज़्यादा रोटेशन करना पसंद करती है। देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज टॉपलिंग। एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से तुम लोगों को, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान ले कोई ब्लॉक है, लेट्स से क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबॉइड है, ठीक है। दिस ब्लॉक इज केप्ट ऑन टू अ रफ सरफेस। एक मान ले रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बैठा है, ठीक। और मतलब रफ सरफेस मतलब अच्छा खासा फ्रिक्शन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है टू प्रिवेंट स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं होगी भाई साहब। टॉपलिंग का मतलब ही है बॉडी इज हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ रोटेशन देन ट्रांसलेशन। रोटेट ज़्यादा करेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा। इसका मतलब पक्की बात है दोस्त, बॉडी और सरफेस के बीच में अच्छा खासा तबीयत से मस्त फ्रिक्शन है, तो स्लिपिंग की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अपने को रोटेशन कराना है, इसका टॉपलिंग कराना है। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, बॉडी का जो अपर सरफेस है, जो फ्री सरफेस है, उस पर कुछ फोर्स लगा दिया, ठीक। अब थोड़ा सा एनालाइज करें बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स बॉडी का वेट लगेगा, ठीक है। बॉडी का सेंटर ऑफ मास से वेट लग रहा होगा, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सब, इस फोर्स को धीरे 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 बढ़ाते जा रहा हूँ, राइट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। क्या बोला? ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, नो डाउट सरफेस और ब्लॉक के बीच में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। सो दैट बॉडी और सरफेस के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं होगी। मतलब पक्की बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। देख, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू स्लिप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए सरफेस बॉडी पे, ब्लॉक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक, अभी भाई साहब स्लिपिंग नहीं हो रही, कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा रहा है, अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा रहा है, और बढ़ाते जा रहा है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के पास अनलिमिटेड पावर है। मान ले इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मान ले बॉडी एंड सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मान ले इन्फिनिटी है, बहुत तोड़ू फ्रिक्शन है, ठीक है। जितना मर्जी फोर्स लगा ले, झुकेगा नहीं भाई साहब, है कि नहीं। पुष्पा मोड में चला गया है कि नहीं ठीक है। चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, वहीं बैठा रहेगा ठीक है, पुष्पा मोड में चला गया है। तो अब सब लोग थोड़ा ध्यान दें, इधर देख, फंडा क्या है। फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स ऐसी आएगी एट विच दिस ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू टॉपल अबाउट वन ऑफ इट्स एज। ये जो ब्लॉक होगा इस एज के अबाउट टॉपल करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। जैसे फील ले, एवरीवन सी दिस। जैसे मान ले ये कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, मान ले क्यूबॉइड है, और ये मान ले सरफेस वहीं से बैठा है, और मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ। तो फोर्स में बढ़ाते जाऊँगा, मान ले अच्छा खासा फ्रिक्शन प्रेजेंट है, सो दैट इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो पाएगी। अब मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स ऐसी आएगी एट विच दिस ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू टॉपल अबाउट दिस एज। ये जो देख पा रहा है ना एज, ये वाला एज, इस एज के अबाउट टॉपल करेगा। ये देख कैसे फील कर पा रहा है, ये इसको टॉपलिंग बोलते हैं। टॉपलिंग, टॉपल कर रहा है, ये फंडा है,
तो फोर्स बढ़ाते गए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स ऐसी है कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स का करस्पॉन्डिंग ये जो ब्लॉक है इस एज के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा, टॉपल करने की कोशिश करेगा। ये फंडा है। और सोच के बता कि जिस इंस्टेंट पे ये टॉपल करने की कोशिश कर रहा है, क्या उस इंस्टेंट पे सारा का सारा जो नॉर्मल डायरेक्शन है इसी एज से पास करेगा। ये जो एज है जिस एज के अबाउट ये टॉपल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इधर तो वो ब्लॉक हवा में आ गया। ये देख, जब पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट में था, जब टॉपल नहीं कर रहा था तो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था नॉर्मल डायरेक्शन, लेकिन जैसे ही टॉपल करेगा इतना जो एज है वो तो उठ गया रे। ठीक है, तो जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली पास करेगा थ्रू दिस एज, वही तुम्हें लिखा हुआ है। नॉर्मल डायरेक्शन कहां से पास करेगा, एग्जैक्टली इस एज से, ये वाला जो एज है जिस एज के अबाउट वो टॉपल कर रहा है। ये देखिए कहानी ये इस एज के अबाउट, तो ये जो एज है जिस एज के अबाउट टॉपल करने की कोशिश कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सोच, दिस ब्लॉक इज ट्राइंग टू रोटेट अबाउट दिस एक्सेस, ये ब्लॉक जो है इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक्सेस इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा। ये जो ब्लॉक है साहब, उस ब्लॉक पे सरफेस इस डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा। ये हम उस मोमेंट की चर्चा कर रहे हैं क्या, when it is just about to topple, right, about this edge, इस एज के अबाउट जस्ट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो पूरा का पूरा क्यूबिकल ब्लॉक जो है राइट इस एज पे आ जाएगा, तो सरफेस नॉर्मल डायरेक्शन यहीं से पास करेगा। अब जैसे मान लो तुम्हें सवाल में ऐसा पूछता है कि फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल दिस क्यूब। क्या बोला, मान लो सवाल में साहब ये पूछा कि फाइंड आउट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ सवाल, ठीक है, फाइंड आउट मिनिमम फोर्स नीडेड, ठीक है, टू टॉपल द क्यूब। ठीक है, मान ले क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब का साइड वाइड साहब ए मान लेते हैं। ठीक है, ब्लॉक का मास मान लो m है, ब्लॉक का मास कितना है m, तो बता मिनिमम फोर्स कितना नीडेड होगा सो दैट ब्लॉक जस्ट टॉपल हो जाए। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को डील करेंगे। आपको सारी की सारी जो मैकेनिज्म है, सारी की सारी जो प्रोसेस है, सारी की सारी जो वर्किंग है इस ओ पॉइंट के अबाउट देखनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द एक्सेस, दिस इज द पॉइंट जिसके अबाउट ये ब्लॉक जो है टॉपल करने की कोशिश करेगा। तो तुम्हें जो टॉर्क देखना पड़ेगा वो दोस्त इसी एक्सेस के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सोच के बताएं, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, दीज फोर्सेस विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क एज दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं से पास कर रहा है, लाइन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन का इसी ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर टू जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन ध्यान से देख, स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसी ओ पॉइंट से ही पास कर रहा है, क्या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर टू जीरो। मतलब क्या यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा या जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, दीज फोर्सेस विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क एज दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। फोर्स है लेकिन परपेंडिकुलर टू जीरो है, इससे टॉर्क वैनिश हो गया। हाँ, दो फोर्सेस हैं जो कि टॉर्क देंगे, वन इज ग्रेविटी, अदर वन इज दिस एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फोर्स। क्या बोला, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इस पॉइंट का वो टॉर्क देगा, और ऑफ कोर्स ग्रेविटी तो देगा। ठीक है, सोच बता, क्या जब टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जस्ट एक्सीड कर जाएगा टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, क्या दिस इज द मोमेंट व्हेन दिस ब्लॉक विल बिगिन टू टॉपल अबाउट वन ऑफ इट्स एज, यस और नो? फील कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? ये तो देख भाई सब सोच के बताओ, एन और एफ एस फोकट हो गए, इन पे अपने को कॉन्सेंट्रेट दोस्त नहीं करना है। एन उड़ गया है, ठीक है, एफ एस उड़ गया है, टॉर्क जनरेट नहीं कर रहा है। सोच के बता, क्या फोर्स एफ ब्लॉक को इस डायरेक्शन में टॉपल कराने की कोशिश करा रहा है क्लॉकवाइज, उल्टा? क्या ग्रेविटी इसी ब्लॉक को इसी एक्सेस के अबाउट उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉपल कराने की कोशिश कर रहा है? ये सुनो, एमजी उसको रोक रहा है, भाई मत जा, ठीक है, लेकिन फोर्स तो उसको ले डूबेगा भाई। समझ ध्यान से, इधर देख, इधर फोर्स लगाया इधर घुमाएगा, एमजी इधर थोड़ा फील कर, प्योर फील है दोस्त, इधर फोर्स लगाएगा इधर घुमाएगा, एमजी इधर लगाएगा इधर घुमाएगा। लेकिन क्या टॉपल करने के लिए एफ का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दैट ड्यू टू ग्रेविटी? सुनो, जब इसका टॉर्क ज्यादा इसका टॉर्क कम, तभी नेट टॉर्क इधर लग जाएगा, घूम जाएगा, खचाक, ये देख ऐसा हो जाएगा। ये लगाया टॉपल कर गया। जब इस फोर्स का टॉर्क ग्रेविटी के टॉर्क को एक्सीड करेगा तब ये ब्लॉक टॉपल करने की कोशिश करेगा। अब दोनों की वैल्यू डाल रहा हूं, इधर देख, भाई साहब आना बोलते रहो। ये सुनो, इक्वेशन समझ भाई, टॉर्क होता है F × R परपेंडिकुलर, एवरीवन सी दिस। तो इसी ओ पॉइंट के अबाउट वर्किंग चल रही, क्या बोला,
ये सारा सब हम टॉर्क का जो मामला देख रहे हैं अबाउट पॉइंट ओ ही डिस्कस कर रहे हैं। तो देख, तो इस पॉइंट का बोर्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, उतना ही जितना कि क्यूब का साइड है। मान लिया ब्लॉक इज क्यूबिकल ब्लॉक, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, सेम है साइड। अब देख mg का टॉर्क कितना होगा, तो फोर्स हो गया mg, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg का ध्यान से देख, क्या ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको इतना ही देख रहा है, हाँ अरे क्यूब है ना रे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड, ठीक है क्यूब है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, साइड के मिड पॉइंट पे। मतलब क्या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 मिड पॉइंट पे होगा ना रे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, क्लियर है, ए निपट गया। तो एक्चुअली में दिस इज द कंडीशन फॉर टॉपलिंग। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक टॉपल कर जाए तो क्या मिनिमम फोर्स mg/2 आपको लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे तीनों कंडीशन छाप देता हूँ। तो देख, अगर f की वैल्यू स्ट्रिक्टली mg/2 से बड़ी है तो ये टॉपल करेगा, अगर f की वैल्यू mg/2 से छोटी है बैठा रहेगा, अगर f की वैल्यू स्ट्रिक्टली mg/2 से बड़ी है देन ओनली दिस ब्लॉक विल टॉपल। f की वैल्यू mg/2 से छोटी है टॉपल नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और मान ले f की वैल्यू mg/2 के जस्ट बराबर हो जाती है तो ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू टॉपल, टॉपल नहीं करेगा लेकिन भाई साहब तैयार हो रहा है कि नहीं राइट अभी जेई का एग्जाम नहीं दे रहा है, एडवांस का एग्जाम नहीं दे रहा है, लेकिन तैयार हो रहा है कि नहीं ठीक है, हैं तैयार हम, हाउस जोश, ठीक है, ऑलवेज हाई ठीक है। तो समझ, मैं तीनों कंडीशन यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो देख, अगर f की वैल्यूज अब mg/2 के स्ट्रिक्टली बड़ी होगी तभी टॉपलिंग होगी, ब्लॉक विल डेफिनेटली टॉपल, टॉपलिंग हो जाएगी। अगर साहब बोलता है कि f की वैल्यू mg/2 से छोटी है, इसका मतलब समझता है क्या है, इधर देख, इसका मतलब f का जो टॉर्क है वो कम हो गया रे, mg/2 का ज़्यादा है तो बैठा रहेगा जैसे तुम लोग बैठे हो। सोच, अगर मैं कंडीशन पलट देता हूँ कि साहब mg का जो टॉर्क है वो ज़्यादा है, f का टॉर्क कम है, तभी तो वो कंडीशन आएगी। इधर देख, अगर mg का जो टॉर्क है भाई साहब आना बोलते हो वो सब f के टॉर्क से ज़्यादा है तो वही तो कंडीशन है रे, mg/2 इज ग्रेटर देन f या f इज लेस देन mg/2, एक ही बात है रे। तो ऐसे केस में द ब्लॉक विल नॉट टॉपल, टॉपल नहीं कर पाएगा। और अगर जस्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब जस्ट दोनों के दोनों जो टॉर्क्स हैं वो जस्ट बैलेंस कर पा रहे हैं, f बराबर साहब mg/2, तो जस्ट इम्पेंडिंग स्टेट में हो जाएगा, द बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, जस्ट अबाउट टू टॉपल हो जाएगा, बॉडी इज कह सकते हो जस्ट अबाउट, मतलब थोड़ा भी आपने फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो टॉपलिंग हो जाएगी। मतलब कह सकते हो द बॉडी इज जस्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम टॉपलिंग, राइट, जस्ट अबाउट टू टॉपल है, अब टॉपल हुआ तब टॉपल हुआ, मतलब वो वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्लियर है। तो पहले इतना छापे हैं रोटेशन में, जेईई एडवांस की वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ये बहुत आसान से एप्लीकेशंस हैं टॉपलिंग के, ठीक है। तो देखो सब लोग सवाल नंबर 24 में आ जाए। इन क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सिमिलर सवाल है जैसे हमने अभी भी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखा। जैसे मान ले एक क्यूब है, सवाल में क्या बोला उसने कि साहब क्यूब है, एक रफ सरफेस पर बैठे है, मास मान लो हम दिया हुआ है और सब साइड मान लेते हैं ए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड नॉर्मल टू वन ऑफ द फेसेस एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द सेंटर, ठीक है, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं साहब सेंटर के ऊपर उसने कुछ फोर्स लगा दिया है और कितना डिस्टेंस पर लगाया, एट अ हाइट 3a/4 फ्रॉम इट्स बेस, एवरीवन सी दिस, ये बेस है, ये क्या है बेस, बेस से मान लो कुछ 3a/4 के हाइट पे दिस फोर्स इज एक्टिंग। एक्चुअली में ये जो फोर्स लग रहा है ना सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल ऊपर लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग एग्जैक्टली अबव द सेंटर ऑफ मास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब सवाल पे आते हैं, क्या बोला, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स F, इस F की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फॉर विच द क्यूब जस्ट बिगिंस टू टिप, टिप मतलब वही टॉपल है, अबाउट वन ऑफ इट्स एज, वही कंडीशन है। अब सोच के बता, क्या ये सवाल बिल्कुल वही हो गया जैसा अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोग इलस्ट्रेशन में डिस्कस किया, ये सुनो, बस हमने जो फोर्स लगाया था वो एग्जैक्टली फ्री सरफेस पर लगाया था, यहाँ पे जो फोर्स है इट इज एक्टिंग एट अ हाइट ऑफ 3a/4 फ्रॉम इट्स बेस, बिल्कुल सेम सवाल है। तो इस प्रोफाइल के प्रॉब्लम्स में देखो हमेशा ध्यान रखो, टॉपलिंग तभी पॉसिबल है जब ब्लॉक और सरफेस के बीच में अच्छा खासा तोड़ू फ्रिक्शन है, तोड़ू एंड फोड़ू। अब सोच के बता, मान ले ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो क्या कभी जीवन में टॉपल हो पाएगी, भाग जाएगा ना फोर्स लगाया निकल लिया,
ये देख, ये ब्लॉक है, तुमने फोर्स लगाया, अब मान ले फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तब तो ये टॉपल होने की कंडीशन करेगा, और फ्रिक्शन ही नहीं है तो फोर्स लगाए तो भाग नहीं गया, टॉपलिंग कहाँ से हो पाएगी? टॉपलिंग होने की इसेंशियल कंडीशन ही है कि देयर मस्ट बी सफिशिएंट फ्रिक्शन इन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस, देन ओनली दिस फिनोमेना ऑफ टॉपलिंग विल हैपन, विल पॉसिबल। ठीक है, तो देख अब अप्रोच वही है, जिस मोमेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक जो है इस एज के अबाउट टॉपल होने की कोशिश करेगा, क्या उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे पूरा का पूरा जो इंटायर नॉर्मल रिएक्शन है, पूरा का पूरा साहब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहीं से पास कर जाएगा। हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, ऐसा हो जाएगा ना रे, जिस मोमेंट पे ब्लॉक जो है टॉपल करने की कोशिश करेगा, ये ले सरफेस से उठ गया ना रे, लेफ्ट हो गया, पूरा का पूरा जो नॉर्मल रिएक्शन है इस एज पे आ जाएगा, ये फंडा है। क्लियर है? तो देख बाकी फोर्सेस क्या लगेंगे, इधर देख, एक तो ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास से उसका वेट लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स एफ लग ही रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इस एज से लग गया, जस्ट लिफ्ट होने वाला है, उस सिचुएशन में हम लोग एफबीडीएस की ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा फोर्स लगा रहा है तो सरफेस, अब देख फोर्स की वजह से दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू स्लाइड इन दिस डायरेक्शन, इस टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भाई स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लिपिंग की टेंडेंसी बना रहा है, ठीक है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, स्लिपिंग कर नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब फिर से वही फंड है, क्या नॉर्मल रिएक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क एज दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। देख तो सारी जो टॉपलिंग की कहानी होती है साहब, वो हम लोग इसी ओ पॉइंट के अबाउट डील करते हैं। क्या बोला? अबाउट पॉइंट ओ, क्या हम बोल सकते हैं साहब, टाउ ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, टाउ ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो ये फोकट के फोर्सेस हो गए, शोभा बढ़ाने के लिए बैठे हैं जैसे, है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि यार बॉडी रोटेट कर जाए, तो यार बॉडी इसी एक्सेस के अबाउट रोटेट करेगी, तो क्या पक्की बात है एफ का जो टॉर्क होना चाहिए वो ग्रेविटी के टॉर्क को एक्सीड करना चाहिए। इधर टॉर्क ज्यादा, इधर टॉर्क कम, अब सोच के बता, फोर्स इधर लगाएगा तो इधर ही घुमाएगा ना रे, क्लॉकवाइज, उल्टा अबाउट दिस एक्सेस, ग्रेविटी इधर लग रहा है तो क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। हाँ ना बोलते रहो भाई, एफ इधर लगाया इधर घुमाएगा, ग्रेविटी इधर लगी तो इधर घुमाएगा, ये फंडा है, लेकिन घूमना उसको इधर है, तो क्या पक्की बात है एफ का टॉर्क एम जी के टॉर्क को एक्सीड करना चाहिए। देख फंडा क्या है, फॉर टॉपलिंग क्या हम लिखेंगे कि साहब टाउ ड्यू टू एफ इज ग्रेटर दैन टाउ ड्यू टू ग्रेविटी, तो जल्दी बोल, एफ का टॉर्क क्या हम यहाँ पे ये लिखेंगे, और क्या एम जी का टॉर्क हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे। हाँ ना बोलते रहो, ये सुनो, एफ का टॉर्क देख, तो फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 3/2, एंड दिस शुड बी ग्रेटर दैन टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी कितना, फोर्स हो गया एम जी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या तुम्हें ये दिख रहा है। हाँ ना बोलते रहो, ये सुनो, अरे क्यों बना रहे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है, साइड के एच के मिड पॉइंट पे, तो ये पूरा ए है ना रे, साइड ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पार्टी कितनी हो गई, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, a/2, ए ना ए को मारा। तुम लोग डेटा में पढ़ पा रहे हो, तो जो फोर्स लग रहा है इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3a/4, कितने पे लग रहा है, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3a/4, नॉट 3a/2, कितने पे लग रहा है, इट इज एक्टिंग एट अ हाइट ऑफ 3a/4 फ्रॉम इट्स बेस, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना डालेंगे, 3a/4। क्लियर है? तो ए ने ए को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो क्या एक्सप्रेशन अपना रिड्यूस हो गया 3f/2, ये सब ग्रेटर देन, हाँ ना बोलते रहो भाई, यहाँ तक क्लियर, 2 उड़ गया ना, ए उड़ गया, तो 3f/2 और इधर से, ठीक है, तो क्या f की वैल्यू आ जाएगी 2/3 mg। मतलब अगर आप चाहते हैं कि साहब ये ब्लॉक टॉपल कर जाए, तो क्या इस फोर्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली 2/3 mg से बड़ी होनी चाहिए। अगर f की वैल्यू 2/3 mg से छोटी है, इसका मतलब ये हो गया कि यार ग्रेविटी का टॉर्क ज़्यादा है, f का टॉर्क कम, तो बॉडी नहीं हिलने वाली, मतलब टॉपल नहीं करेगी। और जस्ट अगर f की वैल्यू इसके बराबर है, तो बॉडी इज जस्ट अबाउट टू टॉपल, जस्ट कह सकते हो ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, जस्ट अबाउट टू टॉपल है। अब टॉपल हुआ तब टॉपल हुआ, अब चलेगी तब चली, अब घूमेगी तब घूमी, वो वाली कंडीशन होगी। बाकी तुम्हें अगर सवाल में पूछना है मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट मिनिमम फोर्स। जो सवाल में पूछा है कि कितना मिनिमम फोर्स अब हम लगाएं सो दैट द ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू टॉपल अबाउट इट्स एज, तो दिस इज द मिनिमम फोर्स नीडेड टू टॉपल दिस क्यूबिकल ब्लॉक। क्लियर? पहले इसको छापें। बेस्ड ऑन टॉपलिंग सब लोग उसी जे एडवांस की वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाए। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब तुम लोग इतने सारे सवाल बना चुके हो, अब तुम लोग एक छोटी सी फील्ड डेवलप हो गई होगी, राइट, कि कैसे कैसे टॉपलिंग के सवालों को उड़ाएंगे। तो सब लोग सवाल नंबर 25 पर अटैक करें। 25th में उसने बोला
क्यूबी है, सरफेस बैठा है, बस इस बार जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर इंक्लाइंड है। सवाल में थोड़ा सा लेवल उसने बढ़ा दिया है, ठीक है। ध्यान सुन, मज़ेदार सवाल है ये तो देख। जैसे मान ले वी हैव एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन थीटा, और सब इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर वही क्यूबिकल ब्लॉक बैठा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ब्लॉक और प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज थीटा। अब सवाल सुनना क्या बोला उसने, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ठीक है। तो पूछा व्हाट मस्ट बी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्यूब एंड द प्लेन। फर्स्ट पार्ट, क्यूब स्लाइड्स बिफोर टॉपलिंग। सेकंड पार्ट, क्यूब टॉपल्स बिफोर स्लाइडिंग। ये धुआंधार सवाल है, ठीक है। तो देखो ऐसे सवालों में हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि दोनों की सब सेपरेट कंडीशन निकालते हैं। टॉपलिंग की क्या कंडीशन अलग से निकालेंगे, स्लाइडिंग की क्या कंडीशन अलग से निकालेंगे, फिर दोनों कंडीशंस को मर्ज करेंगे। कब वो टॉपल करेगा बिफोर स्लाइडिंग या कब वो स्लाइड करेगा बिफोर टॉपलिंग। तो दिस आइडिया अप्रोच, ठीक है। अप्लाई करते कैसे करते हैं ध्यान सुनना। तो पहले साहब हम लोग स्लाइडिंग की कंडीशन देख लेते हैं, फिर टॉपलिंग पे ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है। तब तो अगर तुम चाहते हो कि ब्लॉक को आपने सरफेस रखा, जस्ट ब्लॉक स्लाइड करने की टेंडेंसी बना ले, स्लाइड नहीं कर रहा है, जस्ट स्लाइड कर जाए। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू मूव, तो कौन सी फ्रिक्शन लगती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो देखो तो ध्यान से, बॉडी का वेट लगेगा सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। ट्रैक का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा। जितना एंगल इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल बनाएगा उतना ही एंगल इंक्लाइंड का नॉर्मल बॉडी का बनाता है। एमजी की बैंड वजह, एमजी को रिजॉल्व करते हैं, एमजी का थीटा का डायरेक्शन में कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा, ठीक है। अब इस एम जी साइन थीटा की वजह से ब्लॉक विल हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन द प्लेन। इस स्लिपिंग की टेंडेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, अपोज करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और जस्ट अबाउट टू स्लिपिंग कराना है तो जस्ट एफ एस मैक्स लगा दे। हम देखना चाहते हैं कि जस्ट स्लिप कर जाए तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। तो देखो ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लिप है, जस्ट स्लिपिंग के लिए क्या हम बोल सकते हैं कि सब जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, दोनों को बैलेंस कराएंगे। एम जी साइन थीटा इज बैलेंस बाय, है ना, बोलते रहो भाई, क्लियर है। तो ठीक है भाई, एम जी साइन थीटा, एफ एस मैक्स क्या पड़ता है, म्यू एस इंटू एन। हमने मान लिया एक ही म्यू है, वही म्यू एस है, वही म्यू के है, ठीक है। और म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। अब ध्यान से देखें इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, फोर्स बैलेंस आएंगे, जितना एन उतना ही एम जी कॉस थीटा। तो एन की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली चिपका दिया, एम जी कॉस थीटा, एम जी एन एम जी को मारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या म्यू अपना आ गया टेन थीटा, हाँ ना बोलते रहो भाई। फर्स्ट इक्वेशन सबको क्लियर है, साइन अपॉन कॉस मतलब टेन थीटा हो जाएगा ना। मतलब अगर आप चाहते हो कि बॉडी जो है जस्ट स्लिप कर जाए, तो ब्लॉक और प्लेन के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, उन दोनों में ये रिलेशन होगा, दिस रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। अब हम लोग सब टॉपलिंग कंडीशन निकालेंगे कि अगर टॉपलिंग करेगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, फिर दोनों कंडीशंस को रिलेट करेंगे, मर्ज करेंगे। पहले समझो है ना, बाद में छापना, ठीक है। पहले समझ ध्यान से, टॉपलिंग की कंडीशन पे आते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि यार ये ब्लॉक टॉपल हो जाए तो थोड़ा फील ले, एवरीवन सी दिस, इधर देख, ये मान ले ब्लॉक है और ये इस इंक्लाइन प्लेन पे बैठा हुआ है, तो यार टॉपल कैसे करेगा, ऐसे तो करेगा। टॉपल मतलब रोटेशन। टॉपलिंग जब हम मानते हैं तो मान के चलते हैं यार अच्छा खासा फ्रिक्शन, बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, सिर्फ एक एज के अबाउट टॉपल करेगी। ऑब्वियस सी बात है यार, इसी एज के अबाउट टॉपल करेगी उल्टा थोड़ी टॉपल करेगी ग्रेविटी की वजह से तो ऐसे टॉपल करेगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कैसे टॉपल कर जाएगी, उधर तो कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो समझ ध्यान से, बॉडी अगर टॉपल करेगी ना तो ऐसे करेगी, मतलब ऐसे सिचुएशन में पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। क्या बोला, अब मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, एवरीवन सी दिस, इधर देख। एक्चुअली टॉपलिंग में ना फोर्सेस के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉर्क एक्चुअली में डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स। क्योंकि लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ही हम लोग रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखना जरूरी है। ट्रांसलेशन मोशन में एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से फर्क नहीं पड़ता है, रोटेशन में फर्क पड़ता है, ऐसा है भाई। ट्रांसलेशन में फर्क थोड़ी पड़ता है, एम जी साइन थीटा यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, बस लग रहा है, इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। ट्रांसलेशन फर्क थोड़ी पड़ता है, एफ एस मैक्स यहाँ से लग रहा है, वहाँ से लग रहा है, जहाँ मर्जी लगा दे, फर्क थोड़ी पड़ रहा है, यानी यहाँ से लग रहा है, वहाँ से लग रहा है, कहाँ से लग रहा है,
बट टॉपलिंग में पड़ता है। ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू टॉपल अबाउट दिस एज, तो पूरा का पूरा नॉर्मल डायरेक्शन इसी एज पे शिफ्ट हो जाएगा, खचाक खुचुक, ऐसा है, समझ रहा है ना बेड़ू। तो एन यहां से लग गया, एम जी सेंटर ऑफ मास लगेगा, ये सेंटर ऑफ मास है, एम जी का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, एम जी का साइन थीटा, ये तो अरे एम जी का कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब कहाँ से लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स स्टैटिक जो फ्रिक्शन लगेगा, आप देखो बॉडी टॉपल करेगी मतलब पक्की बात है, स्लिपिंग नहीं करेगी, मतलब कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एम जी साइन थीटा की वजह से बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू स्लिप डाउन द प्लेन, इसको प्रिवेंट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, क्लियर है। अब देख ध्यान से, तो सोच के बताओ यार, क्या अबाउट दिस पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, सारी एक्सरसाइज हम लोग इसी पॉइंट के अबाउट करेंगे, इस इनफैक्ट एज के अबाउट करेंगे, जिस एज के अबाउट बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू टॉपल, बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट। अब ध्यान से सोच के बता, क्या अबाउट दिस पॉइंट एन और एफ एस फोकट हो जाएंगे, विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, टाउ ड्यू टू एन, टाउ ड्यू टू एफ एस, ये सब जीरो हो जाएंगे एज दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का वहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। हाँ, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा ये टॉर्क देंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन देंगे। सोचो बता, क्या एम जी साइन थीटा विल ट्राई टू रोटेट दिस क्यूब इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टा क्या एम जी कॉस थीटा इज ट्राइंग टू रोटेट द सेम क्यूब बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज सेंस। फील कर यार, फोर्स इधर लगाएगा तो तभी तो टॉपल होगा, एम जी कॉस थीटा इसको बचाएगा, और जिस इंस्टेंट पे एम जी साइन थीटा का टॉर्क एम जी कॉस थीटा के टॉर्क को एक्सीड करेगा, उस इंस्टेंट पे निपट जाएगा। हम जस्ट टॉपलिंग की कंडीशन देख रहे हैं, तो जस्ट दोनों के टॉर्क बैलेंस करेंगे। क्या बोला, ये तो देख कि टाउ ड्यू टू एम जी साइन थीटा बैलेंस बाई टाउ ड्यू टू, जस्ट टॉपलिंग की कंडीशन देखी, जैसे यहाँ पे जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन देखी, फिर दोनों कंडीशंस को रिलेट करेंगे, ठीक है। ये तो देख, तो टाउ ड्यू टू एम जी साइन थीटा, टाउ ड्यू टू एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा कंडीशन में आ जाए तो देख, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, क्लियर है। पहले एम जी साइन थीटा पे आ जा, तो फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा, इधर देख लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, भाई साहब क्यूब है ना, सेंटर ऑफ मास, एज के मिड पॉइंट पे ही होगा, मतलब दिस साइड इज a/2, ठीक है। ऐसे ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ध्यान से देख, ओ पॉइंट से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 इज वेल, एम जी है ना, सेंटर ऑफ मास से लग रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एच के मिड पॉइंट पे होगा, तो a/2 निपट जाएगा, इनफैक्ट एम जी भी निपट जाएगा, साइन अपॉन कॉस मतलब tan थीटा 1 आ जाएगा, तो क्या थीटा 45 आ जाएगा। हाँ क्लियर है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तुम्हारी ये आ गई, म्यू बराबर tan थीटा, और साहब दूसरी इक्वेशन हमने निकाल ली tan थीटा बराबर 1 या थीटा बराबर 45। पहले इतना छापें, ठीक है, फिर दोनों कंडीशंस को मर्ज करेंगे, रिलेट करेंगे। जी सर, तो अब दोनों कंडीशंस को मर्ज कर रहे हैं। स्लाइडिंग में हमने कंडीशन देखी, ठीक है, टॉपलिंग करने की हमने कंडीशन देखी, क्या कंडीशन है, tan थीटा बराबर 1। अब देखो दोनों को हम लोग रिलेट कैसे कैसे करते हैं। जैसे मान ले उसने पूछा कि साहब इफ द क्यूब टॉपल्स बिफोर इट स्लिप्स, कैसे कंडीशन देख रहे हैं, टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग, बिफोर स्लिपिंग। तो ऐसे में ना जब कंडीशंस को हम लोग मर्ज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। कॉमन सेंस समझते हैं हम लोग, द सेंस विच इज कॉमन। भाई ऑब्वियस ही बात है, तुम चाहते हो यार टॉपल हो जाए, स्लिपिंग ना हो, मतलब अच्छा खासा फ्रिक्शन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको फ्रिक्शन की कंडीशन को प्रिवलेंट करना पड़ेगा, प्रोमिनेंट करना पड़ेगा, फ्रिक्शन की कंडीशन डोमिनेट करेगी। ये सुनो, मतलब पक्की बात है यार, फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। देखो ये तो हमने एक्सट्रीम कंडीशन निकाल ली कि जस्ट ऐसा हो जाए तो स्लिपिंग हो जाएगी, जस्ट ऐसा हो जाए तो टॉपल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि टॉपलिंग हो जाए, स्लिपिंग ना हो, मतलब यार पक्की बात है, क्या म्यू की वैल्यू स्ट्रिक्टली 1 से बड़ी होनी चाहिए। देखो जस्ट टॉपलिंग या जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन क्या होगी, म्यू बराबर tan थीटा और tan थीटा बराबर 1, मतलब म्यू बराबर 1 है। सुनो, अरे भाई म्यू की वैल्यू tan थीटा के बराबर और tan थीटा की वैल्यू 1 चिपका दे तो म्यू बराबर 1 है, ये जस्ट लिमिटिंग कंडीशन है। लेकिन अगर आप चाहते हो स्लिपिंग ना हो तो यार पक्की बात है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बड़ा होना चाहिए। ये सुनो, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तभी स्लिपिंग नहीं होगी, टॉपल कर जाएगी। तो दिस इज कंडीशन फॉर द बॉडी टू टॉपल बिफोर इट स्लिप्स। उल्टा मान ले, उल्टा कंडीशन बोलता है, व्हाट इज द कंडीशन, इफ द बॉडी स्लाइड्स बिफोर इट टॉपल्स। स्लिपिंग की कंडीशन बिफोर टॉपलिंग। दूसरी कंडीशन आई कि सब बॉडी स्लिप कर जाए, टॉपल बाद में करे,
मतलब पक्की बात, अगर आप चाह रहे हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस बस अपने को लगाना पड़ता है, अगर आप चाह रहे हो कि यार यहाँ पे स्लिपिंग हो जाए तो पक्की बात यार म्यू कम रखना पड़ेगा, है कि नहीं। म्यू अगर कम होगा तो स्लिप कर जाएगा, टॉपल कर ही नहीं पाएगा। देखो दोनों फिनोमेना एक साथ नहीं होंगे, या तो स्लिपिंग करेगा या फिर टॉपल करेगा, इसलिए उसने दोनों केसेस अलग अलग से एक्सक्लूसिवली डिफाइन कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि यार स्लिपिंग हो जाए टॉपलिंग ना हो, तो स्लिपिंग होने के लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम करा दे। ये सुनो, पहले ध्यान समझ, दोनों कंडीशंस हमने कैसे निकाली। अगर आप चाहते हो टॉपलिंग तो यार स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, स्लिपिंग नहीं होगा तभी तो टॉपल होगा। तो स्लिपिंग नहीं होने के लिए क्या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, डेफिनेटली ये तो लिमिटिंग कंडीशन है, या तो म्यू 1 से बड़ा होगा या फिर म्यू 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें स्लिपिंग नहीं चाहिए, टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग, तो पक्की बात है यार म्यू बढ़ा दे, तो मैंने बढ़ा दिया म्यू की वैल्यू 1 से। उल्टा अगर तुम्हें स्लिपिंग चाहिए बिफोर टॉपलिंग, मतलब स्लिपिंग चाहिए यार, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम कराना पड़ेगा, तो म्यू को हमने 1 से कम करा दिया। क्लियर, अब छापें। सो प्यारे बच्चों, बेस्ड ऑन द स्लिपिंग एंड टॉपलिंग देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है, सुपर अमेजिंग प्रॉब्लम। सब लोग वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। सवाल नंबर 14 PYQ है, एक्चुअली जेईई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, राइट। सवाल नंबर 14 में ध्यान से पढ़ें, देखो क्या बोल रहा है। तो सवाल में उसने बोला क्यूबिकल ब्लॉक, मास दिया हुआ है m, साइड मान लेते हैं सब ए दे रखा है, इट स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मान ले थीटा दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, और कंडीशन है विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, कह सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, ठीक है। फाइंड आउट, अब सवाल सुन, फाइंड आउट टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट सेंटर। फर्स्ट क्लास क्या बोला कि साहब अबाउट सेंटर, सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज अ टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, प्लेन ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है उस फोर्स की बता टॉर्क कितनी है। 2 लाइन का सवाल है, ठीक है। इधर देख, सुनना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें। पहले थोड़ा फोर्सेस को हम लोग एनालाइज करते हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उनके एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देख रोटेशन का जो चैप्टर है उसमें फोर्सेस के एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का आइडेंटिफाई होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्टॉक गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इधर देख, तो ध्यान से देखें, सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। ये एंगल थीटा है, क्या ये भी एंगल थीटा होगा, जितना एंगल इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल बनाएगा उतना इंक्लाइंड का नॉर्मल वर्टिकल बना देगा। mg की बैंड बजा, mg का थीटा का डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना होगा, mg का सेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना होगा, mg sin थीटा, ठीक है। mg का cos थीटा हो गया, mg का sin थीटा होगा, ठीक। अब सोचो यहाँ पे रफ इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक एक्चुअली में स्लिपिंग कर रहा है, मतलब पक्की बात है क्या सरफेस ब्लॉक पे ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रहा होगा, स्लिपिंग हो रही ना रे, एक्चुअल रिलेटिव मोशन है, तो पक्की बात है यार यहाँ पे काइनेटिक, अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगी, स्लिपिंग हो रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का यार जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है अभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से ही लगेगा, या सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा इधर खिसकेगा, या सेंटर ऑफ मास से उधर खिसकेगा, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा दोस्त। ये शानदार सवाल है जो एडवांस में पूछा था। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि यार ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इसका मतलब पक्की बात है नॉर्मल एक्शन सेंटर ऑफ मास लगेगा, नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता रे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास से लगे, ना 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 ना, नो 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 नो, सेंटर ऑफ मास के राइट में खिसक सकता है, सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में खिसक सकता है। अभी समझाऊंगा तुम लोगों को, पहले ध्यान समझ। यहाँ पे थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, अबाउट अ सेंटर ऑफ मास, अभी 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 प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या पक्की बात है, mg sin थीटा mg cos थीटा निपट चुके हैं, टाउ ड्यू टू अबाउट सेंटर ऑफ मास देख रहा हूँ, ठीक है। तो नो थोड़ा सा फील आएगी कि नॉर्मल एक्शन सेंटर ऑफ मास के ऊपर खिसकेगा नीचे खिसकेगा। इधर देख, टाउ ड्यू टू mg cos थीटा टाउ ड्यू टू mg sin थीटा, क्या ये दोनों के दोनों निपट गए, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, एज दे आर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg sin थीटा के भी सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, निपट गए। 2 फोर्स बचते हैं,
एक है एफ के, दूसरा नॉर्मल एक्शन। अब सोच के बता, एफ के इस सिचुएशन में क्या ब्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क दे रहा है? फील कर, फोर्स लगा रहा है तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में टॉपल करने की कोशिश करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी ये क्या है, ब्लॉक घूम नहीं रहा है, ये चुपचाप ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, लीनियरली मूव कर रहा है। मतलब क्या पक्की बात है, अगर बॉडी प्योरली ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, मतलब पक्की बात है बॉडी पे लगने वाला क्या नेट टॉर्क जीरो हो जाना चाहिए? यस और नो? टॉर्क जीरो होगा तभी तो रोटेट नहीं करेगा रे, टॉर्क लग जाएगा, घूम नहीं जाएगा रे, घूमा कि नहीं? ये फंडा है। देख, अगर तुमने बोला कि भाई इस सिचुएशन में जो नॉर्मल डायरेक्शन है, अगर इस सिचुएशन में जो नॉर्मल डायरेक्शन एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन के भी टॉर्क जीरो नहीं हो गया रे, तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क बनेगा और वो काइनेटिक फ्रिक्शन उसको पलट देगा मतलब टॉपल करा देगा, घुमा देगा रे, घूम थोड़ी रहा है, चुपचाप ट्रांसलेट कर रहा है। देख, द ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन, ट्रांसलेट कर रहा है इस तरह से, कच 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 कुछ 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 खचाक चला गया। तो पक्की बात है यार, यहां पे एक पक्के तौर पे बात समझ में आती कि नॉर्मल रिएक्शन कैन नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सीएम से भी तुमने पास करा दिया। अगर तुम बोलते हो साहब नॉर्मल रिएक्शन भी सीएम से पास कर रहा है, तो देख, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन भी टॉर्क नहीं दे रहा है, एमजी कॉस थीटा एमजी साइन थीटा पहले शहीद हो गए, ये भी शहीद हो गया, तो खाली पीली एफ के ही तो बचेगा, तो घुमा देगा इसको, घूम जाएगा ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएगा। ये फंडा है। तो यहां से हमें क्लिक किया कि नॉर्मल रिएक्शन कैन नॉट पास थ्रू सीएम ऑफ दिस ब्लॉक। अब सोच के बताओ तुम लोग, क्या नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से राइट की तरफ खिसकेगा या लेफ्ट की तरफ? सोच के बता। नॉर्मल रिएक्शन की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी सेंटर ऑफ मास से इधर जाएगी राइट में, या थोड़ी सी लेफ्ट में खिसक जाएगी? भाई सोच के बता, अगर तुम बोलते हो यार राइट में खिसकता है, तो दोनों टॉर्क एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे ना, पूरा घुमा देगा इसको, पलट देगा रे। ये सुनो, हमें चाहिए है कि ब्लॉक अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करे, तो यार उस पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। मतलब जिस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना चाहिए टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। ये फंडा है। मतलब पक्की बात है यार, नॉर्मल रिएक्शन क्या अपने को थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा। सोच के बता, क्या इसी सिचुएशन में ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट इधर टॉर्क देगा, इधर मतलब क्लॉकवाइज, जो काइनेटिक फ्रिक्शन के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करेगा, तभी नेट टॉर्क जीरो होगा, तभी ये ब्लॉक टॉपल नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, चुपचाप ट्रांसलेट करता हुआ चला जाएगा। ये फंडा है। तो ऐसे हमें चमका कि यार जो नॉर्मल रिएक्शन है बिल्कुल सीएम से पास नहीं करेगा, वो थोड़ा सा सीएम से लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। उसने सवाल में अपने को पूछा क्या है, उसने ये बोला कि फाइंड आउट टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट क्लास, इधर देख इधर देख इधर देख। तो अगर आप चाहते हैं फॉर ओनली ट्रांसलेशन मोशन, ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करे, मतलब फॉर नो रोटेशनल मोशन, बॉडी यार रोटेट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ट्रांसलेट करनी चाहिए, चुपचाप ट्रांसलेट करे। मतलब क्या ब्लॉक पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। मतलब क्या टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इट इज बैलेंस बाय टॉर्क ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन। सवाल के बैंड बाजे बच चुके हैं। एक्चुअली में दिस इज अ कंडीशन विच हैज टू बी अप्लाइड। नॉर्मल रिएक्शन की इधर वाली टॉर्क उतनी होनी चाहिए जितनी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की इधर वाली, तभी नेट टॉर्क जीरो होगा, तभी सिस्टम टॉपल नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा और चुपचाप ट्रांसलेट करता हुआ भाग जाएगा। अब ध्यान से देख इक्वेशन मैं कैसे लिख रहा हूं। देखो सारा खेल है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इधर देख, किसके अबाउट देख रहा है? सेंटर ऑफ मास। अरे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, तो सीएम के अबाउट ही घुमाएगा। तो सीएम के अबाउट मैं बोलूंगा नॉर्मल रिएक्शन उतना ही टॉर्क देगा जितना ही काइनेटिक फ्रिक्शन देगा। अरे मैग्नीट्यूड बराबर है ना, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो जल्दी बोल काइनेटिक फ्रिक्शन की टॉर्क कितनी होगी? तो फोर्स हो गया साहब एफ के। अब देख ध्यान से, क्या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का सेंटर ऑफ मास है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2। अरे सेंटर ऑफ मास साइड के मिड पॉइंट पे होगा ना रे, पूरा साइड ए है उसका आधा हो जाएगा। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2। अब बोलोगे साहब ये काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालना है? ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखें, ब्लॉक अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ध्यान सुनना, वेलोसिटी कांस्टेंट तो क्या पक्की बात है एक्सेशन जीरो। एक्सेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है राइट, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एक्सेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेशन जीरो मतलब क्या बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो। तो क्या हम बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को बैलेंस करा सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि साहब नॉर्मल रिएक्शन की मैग्नीट्यूड
या कह सकते हो काइनेटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड mg sin थीटा के बराबर होगी। मतलब n की वैल्यू बैलेंस करेगी mg cos थीटा से, और क्या f की वैल्यू बैलेंस करेगी mg sin थीटा से। पहले बता, क्या ये कंडीशन सबको क्लियर है? देखो तुम्हें दिया हुआ है उसमें सवाल में ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेशन 0, नेट फोर्स 0, फोर्सेस बैलेंस। इधर बैलेंस कराएगा तो एन एस बैलेंस बाय mg cos थीटा, खैर उस क्वेश्चन की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर वाले मैंने उड़ा दिए, इधर से एफ के, इधर से mg sin थीटा, तो एफ के इज बैलेंस बाय mg sin थीटा। तो एफ के की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, म्यू नहीं गिवन है, वैसे म्यू गिवन होता तो डायरेक्टली वहां से निकाल लेता, एफ के बराबर म्यू इंटू एन। सवाल पढ़, सवाल में अपने को म्यू नहीं दे रखा है, इसलिए ऐसे निकालना पड़ेगा। ये छोटा सा लॉजिक है, ठीक है दादा। तो एफ के की वैल्यू निकाल चुका है, चिपका दे। एक्चुअली में दिस इज योर आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। दिस इज द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। मतलब जितना टॉर्क मैंने क्या निकाला, काइनेटिक फ्रिक्शन का बेसिकली टॉर्क निकाला, और वही हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का जितना एंटी क्लॉकवाइज, क्या नॉर्मल रिएक्शन का उतना ही क्लॉकवाइज। ये मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन पूछेगा क्लॉकवाइज लिखेगा। क्लियर है? अब छापें, छापते चलो। ऑल्दो ये वाला सवाल तो हो गया है जो कि जे एडवांस में पूछा था। अब जहाँ पे जे एडवांस की कहानी खत्म होती है, अपनी पार्टी वहीं से शुरू होती है। अब इसमें सवाल और अच्छा हो जाएगा और बेहतरीन सवाल बन जाएगा हो सकता है इस बार आ जाए ठीक है, जे एडवांस 2022। ठीक है दादा, सवाल ये पूछ सकता है तुमसे कि यार यू ऑल्सो फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल एक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्या बोला, मैं लिख देता हूँ, ऑल्सो फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एनआर मतलब नॉर्मल एक्शन। कहाँ से साहब? फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम क्या बोला, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है, बता उस लाइन का सेंटर ऑफ मास से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। और तोड़ू सवाल हो गया, अरे मजेदार सवाल, अब मजा आ जाएगा। क्या बोला, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है ना, उसका बता सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। एक झटके में आ जाएगा आंसर। टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन हम लोग निकाल चुके हैं यार, जल्दी बोल कितना। इट इज mg sin थीटा इंटू a/2। तो क्या इस टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन को लिखा जा सकता है? भाई साहब आना बोलते रहो, ये सुनो। इधर देख भाई, नॉर्मल रिएक्शन कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है निकाल लिया। अब वो टॉर्क होगा क्या, तो होगा यार ये कि फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की तो टॉर्क है, और मल्टीप्लाई बाई क्या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, और यही तो क्या x अपने को निकालना है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का सीएम से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो x निकालना है। अब n की वैल्यू चिपका दे, x निकल आएगा। अच्छा सोच के बता, क्या यहाँ पे n की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी? हाँ ना बोलते रहो। क्या यहाँ पे साहब n की वैल्यू हम mg cos थीटा डाल सकते हैं? देख यहाँ पे ना ब्लॉक का प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, एंड दैट टू विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेशन 0, नेट फोर्स 0, फोर्स बैलेंस है, अलोंग द प्लेन भी बैलेंस है, परपेंडिकुलर टू प्लेन बैलेंस है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमने फोर्सेस बैलेंस करा लिए। इधर से बोलो कितना n, इधर से कितना mg cos थीटा, n डाल दे x निकल आएगा। टॉर्क कैसे लिखा ये समझ में आ गया? फोर्स हो गया n, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का सेंटर ऑफ मास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, वही x पूछ रहा है। ठीक है, वैल्यू डाल रहा हूँ, इधर देख। तो साहब n की वैल्यू चिपका दो mg इंटू कॉस थीटा इंटू एक्स, एंड दिस इज बैलेंस बाय mg sin थीटा इंटू, पहले बता इक्वेशन क्लियर है सबको? n की वैल्यू बस चिपका दी है, mg cos थीटा इंटू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा a/2। mg निपट गया, क्लियर है। तो यहां से इक्वेशन आपकी आएगी x बराबर, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो, mg उड़ गया, साइन अपॉन कॉस मतलब 10 हो जाएगा, और a/2। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, क्लियर? अब छापो। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टॉपलिंग। और अब हम लोग रोटेशन में मूव करने वाले हैं एक और जबरदस्त कंसेप्ट की तरफ, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक मस्त हेडिंग बनाए, शॉर्टकट में इसको IAOR बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक जबरदस्त कंसेप्ट है। पहले डेफिनेशन लगे, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन is equivalent to purely rotational motion with the same angular velocity about an axis passing through a point of zero velocity। जी सर, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन एक धुआंधार कंसेप्ट है, जबरदस्त कंसेप्ट है।
देख क्या होता है कि जैसे मान ले कोई बॉडी है और किसी जनरल मोशन में है। जनरल मोशन मतलब एक कंबाइंड मोशन है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। तो इस कंबाइंड मोशन को हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं, रिप्लेस करा सकते हैं बाय अ प्योरली रोटेशनल मोशन विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस सेंटर and this axis is called as instantaneous axis of rotation। सब लोग एक छोटा सा पॉइंट उसी में आगे ऐड कर लें। This point is called as instantaneous center and this axis is called as instantaneous axis of rotation। जैसे मान लिया जाए, say for example, इस अब अपने पास लेट्स से कोई डिस्क है। क्या है? डिस्क है। मान ले डिस्क में मान लो साहब रोलिंग मोशन हो रहा है। रोलिंग मोशन एक कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो सब ट्रांसलेट भी कर रहा है, एट द सेम टाइम डिस्क जो है अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट भी कर रहा है। ट्रांसलेशन मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। तो किसी भी बॉडी के जनरल मोशन को, कंबाइंड मोशन को आप रिप्लेस करा सकते हो, इक्विवेलेंट बोल सकते हो एज प्योरली रोटेशनल मोशन। कि यार बॉडी के अंदर ये दोनों मोशन नहीं है, ना 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 नो 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 नो। कह सकते हो बॉडी रोटेट कर रही है और रोटेट कर रही है विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, और रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। उस पॉइंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। उस पॉइंट से पास करता हुआ जो एक्सिस है उसको बोलता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि साहब इस मोशन को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, रिप्लेस करा सकते हैं। किससे? बाय अ प्योरली रोटेशनल मोशन। कि साहब डिस्क जो है ट्रांसलेट रोटेट नहीं कर रही, सिर्फ रोटेट कर रही है और कर रही है विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। जितनी एंगुलर वेलोसिटी यहां पे उतनी एंगुलर वेलोसिटी यहां। किस एक्सिस के अबाउट? अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। अब याद कर, क्या हम लोग जैसे मान लिया साहब रोलिंग मोशन है, लेकिन ध्यान रहे ऐसा नहीं होता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन सिर्फ और सिर्फ रोलिंग के लिए डिफाइन होता है। ना 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 नो नो नो। हम यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल डील कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं फील आ जाए। बाकी दिस कंसेप्ट इज ट्रू इन जनरल फॉर एनी काइंड ऑफ कंबाइंड मोशन, नॉट नेसेसरली फॉर रोलिंग मोशन। ठीक है, देख तो दिस केस इज इक्विवेलेंट टू से कि यार बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही है विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। किस एक्सिस के अबाउट? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। अब रिकॉल कर रोलिंग के फंडे। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं रोलिंग में बॉडी का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस इज द पॉइंट हैविंग जीरो वेलोसिटी, और जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो दोस्त इसी पॉइंट से पास करता है। इट पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। ये है मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं आईसी। आईसी मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर। आईसी मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर। और इसी आईसी से पास करता हुआ जो एक्सेस है, इस एक्सेस को नाम दिया गया था इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। मतलब मैंने जो स्टार्टिंग में केस लिया था कि डिस्क के पास लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी घूम रहा है। सो दिस केस इज इक्विवेलेंट टू से कि यार नहीं बॉडी ट्रांसलेट रोटेट दोनों नहीं कर रहा है, बॉडी इज प्योरली इन रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। दिस इज द पॉइंट हैविंग जीरो वेलोसिटी। बॉडी का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इन रोलिंग मोशन, तो यहां से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है। मतलब ये केस उस केस के इक्विवेलेंट हो गया है जिसमें वही डिस्क इस एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेट कर रहा है, और रोटेट कर रहा है साहब विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस केस इज एक्चुअली में इक्विवेलेंट टू दिस केस। हम जो कंबाइंड इफेक्ट है ट्रांसलेशन और रोटेशन को, उसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं एज प्योरली रोटेशनल मोशन विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। दोनों में एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। जो पॉइंट होता है जीरो वेलोसिटी का, उस पॉइंट को बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। उस पॉइंट के अबाउट जो एक्सेस पास करता है, इस एक्सेस को बोल देते हैं क्या? यहां से पास हो रही है। दिस इज द लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। शॉर्टकट में आईएओआर बोल देते हैं। आईएओआर 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 ऐसे बोलते हैं।
मतलब ऐसे सोच कि यार डिस्क ट्रांसलेट रोटेट नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट गोलू गोलू घूम रही है, और घूम रही है विद द सेम एंगल ऑफ सी। अब सवाल है ऐसा क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि ऐसे ही केस में सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। वी विल प्रूव दिस मैथमेटिकली, डोंट वरी। हम प्रूव कर लेंगे कि साहब जितनी इस सिचुएशन में आपको सिस्टम की एनर्जी मिल रही, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इस केस में मिलेगी। इस बेसिस पे हम बोल देते कि यार ये केस इस केस के इक्विवेलेंट है। पहले इतना छापें, ठीक है जी साहब। तो काइनेटिक एनर्जी पर अटैक करते हैं। अगर मैं रोलिंग के केस में काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश करता हूँ, डिस्क का मास मान लेते हैं m है, वेलोसिटी v है, एंगल वेलोसिटी, तो भाई साहब रोलिंग मोशन में क्या बॉडी के पास ट्रांसलेशन भी होगी और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी होगी। हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, समझ लें, बाद में छापें, ठीक है। तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर तो ठीक है, हाफ आई। अब देखो आई हम लोग लेते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो ये डिस्क है, ये क्या है साहब? अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी एम एंड अ नॉर्मल टू इट्स प्लेन, पहली एक्सेस बन गई, क्या होता है, एम स्क्वायर बाई 2। तो आई साहब छाप देते हैं एम स्क्वायर बाई 2। अच्छा रोलिंग मोशन है तो क्या हमें पता है v बराबर आर ओमेगा, या एक ही बात है ओमेगा बराबर v बाय आर। तो जहाँ पे ओमेगा दिख रहा है मैं v बाय आर छाप देता हूँ, ठीक है। तो इट्स v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर है ना रे। तो दिस बिकम्स हाफ एम वी स्क्वायर 1/4 एम वी स्क्वायर। तो ये सब इक्विवेलेंट हो जाता है 3/4 एम वी स्क्वायर के, क्लियर है। हम लोग इतनी ही काइनेटिक एनर्जी इस डिस्क की इस एक्सेस के अबाउट भी प्रूव कर लेंगे कि यार डिस्क सिर्फ और सिर्फ इस एक्सेस के अबाउट घूम रही है, ट्रांसलेशन बंद हो गया, सिर्फ इस एक्सेस के अबाउट गोलू गोलू ओमेगा से घूम रहा है, तब भी इसके पास इतनी ही एनर्जी होगी। इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि यार जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन है, इट इज इक्विवेलेंट टू प्योरली रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। उस पॉइंट को बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, एक्सेस को बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। देख ध्यान से। तो दोस्त यहां पे जो केस हो गया है, इट्स अ प्योरली रोटेशन मोशन। अब अगर बॉडी सिर्फ घूमेगी तो एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन का एनर्जी, एवरीवन सी दिस। लेकिन इसमें दोस्त ट्विस्ट ये आया कि जो आई लेगा, इधर देख, जो आई लेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, लेकिन आई किस एक्सिस के अबाउट लेगा, अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सेस जिसके अबाउट तुम्हें एम आई कंसिडर करना पड़ेगा। अब बोलोगे साहब इस एक्सेस के अबाउट, भाई देखो यहाँ पे भी ओमेगा और यहाँ पे भी सेम ओमेगा, ओमेगा चेंज नहीं होता, उतनी एंगल ऑफ सिस बॉडी घूमती है, बट घूमती है अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो हाफ आई ओमेगा को लेंगे, आई लेगा अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ओमेगा दोनों के इसमें कॉमन है रे। अब साहब आई पूछोगे कैसे निकालेंगे, तो उसको तुम्हें निकालने के लिए पीए थ्योरम घुमाना पड़ेगा, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। देखो कैसे घुमाते हैं, इसको P मान लेना, ये IP है, ये ICM है, क्या दोनों एक्सेस पैरेलल हैं, और पैरेलल एक्सेस थ्योरम इन दोनों पैरेलल एक्सेस के लिए घुमा दे। व्हाट इज द स्टेटमेंट, IP बराबर ICM प्लस MS स्क्वायर, ठीक है। तो IP यार यही तो हो जाएगा, I अबाउट IAOR ICM। व्हाट इज MI ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट CM एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, इट्स फर्स्ट केस M स्क्वायर बाई 2 प्लस M इंटू R। अब देखो ध्यान से देखो, H क्या होता है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या तुम्हें उतना ही दिख रहा है जितना कि डिस्क का रेडियस है, ये सुनो, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो नॉर्मल डिस्टेंस है सेम एज, ठीक है, रेडियस ऑफ डिस्क। तो एच की वैल्यू आर चिपका दे, तो दिस बिकम्स 3/2। तो एक्चुअली में जो आई है अबाउट IAOR वो ये डालेगा कितना, 3/2 एम स्क्वायर। ये सुनो तो देखो, तो हाफ आई की वैल्यू ये चिपका रहा हूँ 3/2 एम स्क्वायर, है कि नहीं, और ओमेगा तो पता है, जैसे यहाँ पे मान लो रोलिंग मोशन हो रहा है, तो V बराबर आर ओमेगा या ओमेगा बराबर V बाय आर, क्लियर। तो ओमेगा की जगह मैं साहब ये चिपका देता हूँ। अब स्क्वायर है तो यार V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओमेगा कितना है V बाय आर स्क्वायर करा दिया, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर सुनना पड़ जाएगा। हाँ, क्या सेम काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दिख रही है, सुनो, जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिख रही थी सेम वैल्यू यहाँ पे दिख रही थी। मतलब हम इसलिए इस केस को इक्विवेलेंट बोल देते हैं कि यार बॉडी ट्रांसलेट रोटेट दोनों नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही है। किस बेसिस पे, सो दैट इट्स एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। जितनी एनर्जी इस केस में उतनी ही एनर्जी इस केस में, इस बेसिस पे बोलते हैं कि ये केस इस केस के इक्विवेलेंट हो गया है, क्लियर। अच्छा पे सो प्यारे बच्चों, अब सवाल ये आता है कि हाउ टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो उसके लिए एक ज़बरदस्त कंसेप्ट आया है, एक धुआंधार कंसेप्ट बताता हूँ जो भारी भरकम सवालों में तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। एक सब लोग स्टार बना के एक पॉइंट ऐड करें,
in order to locate the position of I, A, O, R, we draw the velocity vectors of any 2 points on the body and the point of intersection of the perpendiculars drawn over these velocity vectors represents the position of I, A, O, R. तो ये एक धमाकेदार पॉइंट है। क्या बोला? आप किसी भी शेप या किसी भी साइज का बॉडी है विच इज इन अ कंबाइंड मोशन, उसके आप कोई भी दो पार्टिकल्स पकड़ लें, उनकी वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन ड्रॉ कर दें, उन वेलोसिटी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर होगा, उन परपेंडिकुलर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ आई, ए, ओ, आर। क्या है, कैसे है, समझे ध्यान से। हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। बड़ा सिंपल सा आइडिया है। क्या बोला? जैसे यार मान ले कि बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल्स हैं जिनके साथ हम वेलोसिटी वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान ले यार कोई पार्टिकल ए है, कोई पॉइंट बी है, ठीक है। तो इस पॉइंट की मान लेते हैं साहब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट की मान लिया जाए कि साहब वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमने बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल्स के वेलोसिटी वेक्टर शो करा दिए। अब उन वेलोसिटी वेक्टर पे परपेंडिकुलर खींचते हैं। क्या बोला? वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ओवर दीज वेलोसिटी वेक्टर। इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर खींचा, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर खींचा। उन परपेंडिकुलर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करेगा किसको? लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। किसको डिनोट करेगा? पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो अप्रोच बड़ा क्लियर है, अप्रोच को थोड़ा सा अच्छे से समझें। मैंने एक जनरल केस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कोई भी जनरल केस। जैसे मान ले इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो इधर है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर खींचा, इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर खींचा, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, खचाक खुचुक खुचुक, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगा लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो एक्चुअली में जो इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ से पास करेगी। जैसे मान ले यार ये बॉडी जो है ट्रांसलेट भी कर रही है, बॉडी रोटेट भी कर रही है, तो दिस केस इज इक्विवेलेंट टू से, जो कंबाइंड इफेक्ट है इट इज इक्विवेलेंट टू से कि ट्रांसलेट रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सेस, कुछ विद द सेम एंगल वेलोसिटी। क्लियर है? वन मोर एग्जाम्पल टू लोकेट द पोजीशन ऑफ आई ओ आर, थोड़ा सा तुम लोगों को और अच्छे से फील आएगी। एवरीवन सी दिस। देख एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ। जैसे मान ले कि यार एक रॉड है, ठीक है, विच इज स्लाइडिंग, ठीक है, इस तरह स्लाइड कर रहा है अगेंस्ट दिस वर्टिकल वॉल, अगेंस्ट दिस हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इस तरह से घूम रहा है कुछ। तो यार इसके अंदर दोनों मोशन है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ट्रांसलेट भी कर रहा है, पूरी की पूरी इंटायर रॉड सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम भी रही है। तो ऐसा सोचा जा सकता है कि इस रॉड का जो कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन रोटेशन का, इट इज इक्विवेलेंट टू से कि बॉडी प्योरली रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी, अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब बोलोगे साहब उसको लोकेट कैसे करें कि यार ये रॉड जो है किस एक्सेस के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन में है। बड़ा मस्त मेथड है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, थोड़ा सा फील आएगी। इधर देख, क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी, लॉजिक वही है, तुम बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन शो करो, उन पे परपेंडिकुलर खींच, उन परपेंडिकुलर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट विल गिव यू द लोकेशन पोजीशन ऑफ आई ए ओ आर। ठीक है, इधर देख, क्या ये पॉइंट स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है इन दिस डायरेक्शन? क्या इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इधर दिख रही है? क्या ये पॉइंट स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन? मतलब क्या है इस पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में? भाई साहब ऐसा है ना, इधर देख, ये देख, तो ये पॉइंट इधर ही जाने की कोशिश कर रहा है और ये पॉइंट इसी डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। वेलोसिटी वेक्टर खींच दी है। अब इन वेलोसिटीज़ पे परपेंडिकुलर डाल दे। इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ऐसा आएगा। यार इन परपेंडिकुलर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज द लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन आई ए ओ आर। ये फंडा है, समझ ध्यान से। इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर, इस वेलोसिटी का नॉर्मल ऐसा है, इस वेलोसिटी का नॉर्मल ऐसा है। इन नॉर्मल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
दैट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ IAOR। मतलब ऐसे सोच कि यार जो रॉड है ना, ये ट्रांसलेट और रोटेट नहीं कर रही, ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सिस, लाइक दिस। ये रॉड, दिस रॉड इज अज्यूम्ड टू बी प्योरली इन रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस विद द सेम एंगल वेलोसिटी। ये फंडा है, क्लियर? अब छापें। ये जो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले IAOR का कंसेप्ट सीखा, इसकी हेल्प से बड़े बड़े रोटेशन के धुरंधर सवाल एक एक लाइन में ढेर हो जाते हैं, एक एक लाइन में निपट जाते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं ऑन टू सम सुपर अमेजिंग एप्लीकेशंस ऑफ IAOR। सब लोग वर्कशीट पहुंचे। जेईई एडवांस की वर्कशीट के जो आखिरी 3 सवाल हैं, एक्चुअली में दे आर बेस्ड ऑन IAOR। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, धुआंधार सवाल हैं। आ जाओ देखते हैं। तो सब लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखें। इसको कई सारे हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल ना एक झटके में एक लाइन मुड़ जाएगा यूजिंग दिस IAOR फिनोमेना। तो क्या इसका ज़बरदस्त एप्लीकेशन है? एवरीवन सी दिस। सवाल नंबर 26 में उसने बोला, इस सवाल को आप ऐसे सोचें, एवरीवन सी दिस, इधर देख, कि एक रॉड है, इनिशियली इट इज प्लेस्ड एट रेस्ट अगेंस्ट दिस वर्टिकल वॉल, ऐसे रखा हुआ है, कहीं भी कोई रफ सरफेस नहीं है, सारे के सारे स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अब देख, इसको ऐसे सोच, इसका जो लोअर एंड है इसको एक जेंटल पुश देते हैं, एक स्लाइट डिस्टर्बेंस देते हैं, सो दैट जो रॉड है ना वो सरसराते हुए इस तरह से गिरना शुरू हो जाएगा और इवेंचुअली इट विल फॉल डाउन ऑन टू दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, अब उसने बोला इनिशियली ऐसे था, इनिशियली वर्टिकली था। अब उसने बोला कि बता जिस टाइम पे रॉड एक जनरल पोजीशन में, वेयर एंगल मेड बाय रॉड विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, बता इस जनरल पोजीशन में इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो उसको तुम कई सारे मेथड से बन सकते हो, लेकिन उसको IAOR से बनाएगा तो एक झटके मुड़ जाएगा सवाल। जबरदस्त कंसेप्ट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमाएंगे, बिकॉज सारे के सारे स्मूथ सरफेस है, दो ही फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी लग रही है, नॉर्मल एक्शन लग रहा है। ठीक है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो हम इनिशियली टोटल एनर्जी देखेंगे, फाइनल टोटल एनर्जी देखेंगे। बस एनर्जी लिखने का जो मेथड है वो उसमें IAOR के फंडे लगेंगे, उसको बस पकड़ना है। एक लाइन लिखूंगा, एक झटके मुड़ जाएगा सवाल। ध्यान सुन, इधर देख। तो पहले एक काम करते हैं यार, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा वो पहले लोकेट करते हैं, जनरल पोजीशन में। ठीक है भाई, इनिशियली तो रेस्ट पे था, इनिशियली थोड़ी घूम रहा है। जब बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन दोनों होंगे, देन ओनली द कंसेप्ट ऑफ IAOR कम्स इनटू प्ले, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इनिशियली तो रेस्ट पे है, लॉस ही नहीं है, काहे का IAOR? अरे पहले चला तो सही, घुमा तो सही, तब तो आएगा IAOR। इधर देख। तो भाई साहब एक बात बता, जनरल टाइम पे क्या रॉड के इस एंड की वेलोसिटी दोस्त इस तरफ होगी? क्या रॉड का ये एंड इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा होगा? हाँ, अभी भी थोड़ी देर पहले बता दिया। ठीक है, व्हाट इज द मेथड हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ IAOR? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वही फंडा घुमा रहा हूँ। ये देख, खुचुक मतलब ये जो एंड है दिस इज ट्राइंग टू स्लिप अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। खुचुक मतलब ये वाला जो एंड है इट इज ट्राइंग टू स्लिप अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी के दो पार्ट की वेलोसिटी वेक्टर्स, कोई भी दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, उन वेलोसिटी वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर खींचते हैं। उन परपेंडिकुलर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है द लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ IAOR। तो देखो, इस लाइन ऑफ वेलोसिटी पे साहब हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ऐसे ही इस लाइन ऑफ वेलोसिटी पे बॉडी की जो वेलोसिटी वेक्टर था ना, उस वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा है, इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर ऐसा है। इन दोनों परपेंडिकुलर्स का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, बस दिस इज द पोजीशन लोकेशन ऑफ IAOR। ये फंडा है दोस्त, क्लियर है? ठीक है, तो ऐसा सोचो कि यार नो डाउट सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका रोटेट भी कर रहा है, एंगल लॉस से भी है। ऐसा नहीं है, बॉडी पूरी की पूरी रॉड इस इंस्टेंट पे इस एक्सिस के अबाउट प्योरली रोटेट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा से घूम रहा है और वही ओमेगा निकलना है। ये फंडा क्लियर है? अब बड़ा आसान सवाल है, तो देख, सवाल को साहब हम घुमाने जा रहे हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कई कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाएं। एक झटके हम बढ़ के एक बैंड, सवाल की एक लाइन में बैंड बाजे बच चुके हैं। इक्वेशन समझ कैसे लिख रहा हूँ, ये तो देख भाई, एक बार बताओ मुझे, इनिशियली तो यार रॉड तुम्हारा वर्टिकली ऐसा ही होगा ना,
इसी ग्राउंड को मैंने धरती माता को पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान लिया है, ठीक है। तो बता, किसी भी रिजिड बॉडी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हो, mgh। एच क्या होता है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। तो यार रॉड का सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स उसके मिड पॉइंट ऑफ लेंथ पे होगा, है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, L/2, तो mgh मतलब L/2 हो जाएगा, ठीक है। ये इनिशियली यहाँ पे ऐसा है, फाइनली मतलब ये जनरल पोजीशन मारे। अब देखो जनरल पोजीशन में कुछ पोटेंशियल कुछ काइनेटिक, पहले पोटेंशियल पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो यार पोटेंशियल एनर्जी मुझे ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में मुझे ये बताओ व्हाट इज द हाइट ऑफ, वर्टिकल हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस ग्राउंड, फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन। तो सोच के बता कि सेंटर ऑफ मास यार पक्की बात है ये डिस्टेंस L/2 होगा, तो क्या L/2 का ये कॉस हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, पहले बता क्या ये समझ में आया तुम लोगों को। पूरा L है, सेंटर ऑफ मास है ये डिस्टेंस L/2, तो भाई साहब L/2 का कॉस थीटा ये सेंटर ऑफ मास का जनरल टाइम पे ग्राउंड से ये वर्टिकल हाइट कितना, तो mg L/2 साइन थीटा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी लिखने का जो मेथड है, नॉर्मली आप लिखते विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ IAOR, क्या लिखते कि साहब हाफ mv² भी है, हाफ I⍵² है। IAOR क्या बोलता है, ना 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 नो नो नो, बॉडी सिर्फ रोटेशनल मोशन में विद द सेम एंगल वेलोसिटी, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे हमने माना कि साहब ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट सिर्फ घूम रहा है, तो सिर्फ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आएगी, ट्रांसलेशन कोई चक्कर नहीं। तो हाफ I⍵², ओमेगा वही है, आई किस एक्सिस के अबाउट, तो आई साहब इस एक्सिस के अबाउट लेंगे, वो हमने पहले ही निकाल लिया है, पहले ही लोकेट कर लिया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ IAOR फॉर दिस रॉड एट दिस जनरल पोजीशन। अब सवाल आया साहब कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट MI निकालेंगे कैसे, तो बड़ा सिंपल है, यू हैव टू यूज PA थ्योरम। देखो सब लोग ध्यान से सोचें, ये ICM है, ये IP है, अरे मान लेना रे ये क्या है CM, तो ICM, ये क्या IP, दोनों के दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम घुमा दें। क्या बोला, अब थोड़ा ध्यान दें। देखो ICM तो यार हमें पता है, रॉड का MI अबाउट CM एंड परपेंडिकुलर टुवर्ड्स लेंथ, दैट इज ml²/12 प्लस m इंटू h²। कोई बताए h कितना होगा, h होता है साहब दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से देखें, क्या इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो यही होगा। अब सवाल आया इसको निकालें कैसे, तो देखो तो इसको निकालना यार बड़ा आसान है। सब लोग थोड़ा सा फील करें यार, क्या ये तुम लोगों को एक सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, इधर देख, अरे भाई ये भी तो डायगोनल ही है, लेंथ L है, और क्या ये भी तो डायगोनल बन जाएगा ऑफ सेम लेंथ। तो अगर यार ये पूरा लेंथ L है तो क्या ये L/2 हो जाएगा, ये सुनो पहले बता, ये जो L/2 मैंने निकाला, क्या सबको ये क्लियर हुआ, क्या ज़बरदस्त कंसेप्ट लगाया था। देख ये पूरा रेक्टेंगल है, इसका ये डायगोनल बराबर, ये तो वैसे ही यार रॉड है, लेंथ L है, तो ये भी L, तो ये सेंटर ऑफ मास ये L/2 हो गया। तो इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या L/2 हो जाएगा, बच गए बैंड बजे। आई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दो, ओमेगा निकल आएगा, ये आसान सवाल है। इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे, रिजल्ट ही आ जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दे, ओमेगा कितना निकल आएगा, क्लियर छाप लें। सो बेस्ड ऑन दिस IAOR एक और ज़बरदस्त सवाल आया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। तो सवाल नंबर 27 भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा उसने चेंज किया है। क्या चेंज करा है, ध्यान दो। जैसे मान लिया जाए इस तरह से एक रॉड है, पिछले केस में जो रॉड था इट वॉज स्लाइडिंग अगेंस्ट वॉल एंड फ्लोर, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट इज स्लाइडिंग ओनली अगेंस्ट दिस हॉरिजॉन्टल फ्लोर, कोई भी यहाँ पे वॉल इज नॉट देयर, ठीक है। और दे दिया उसने क्लियर कट सरफेस, अब कैसा है, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन का चक्कर नहीं है। स्लाइड डिस्टर्बेंस देता है, causes this lower end to slip on the smooth surface. Find out velocity of CM of rod when it makes an angle theta with the horizontal. अब यार इसका मोशन पहले थोड़ा सा एनालाइज करें। जैसे मान लो साहब t बराबर 0 पे ये सिचुएशन है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। सोच के बता, क्या इस बार क्योंकि सरफेस स्मूथ है
तो इस बार जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में ही स्लाइड करेगा। मतलब थोड़े समय बाद जब रॉड कोई एंगल बना रहा होगा, जब रॉड कोई एंगल सा बना रहा होगा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मान ले थीटा बना रहा है ये जनरल टाइम में, तब भी क्या सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इस वर्टिकल लाइन पे ही लोकेटेड होगा। दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। ये सुनो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये फंडा है। क्योंकि इस बार वॉल का चक्कर नहीं है यार, वॉल का चक्कर होता तो रॉड ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। ये फंडा है। यहाँ पे थोड़ा अगर आप ध्यान दें तो रॉड पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं। mg है, पक्की बात है यार, वर्टिकली लगेगा। सरफेस जो नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा वो भी वर्टिकल है। भाई साहब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में अगर कोई फोर्स नहीं, क्या हॉरिजॉन्टल में एक्सेशन जीरो? क्या हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी? तो क्या हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा? फंडा क्या है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेशन नहीं। भाई इनिशियली रेस्ट पे था, बस एक छोटा सा जेंटल पुश दे दिया लोअर एंड को, खचाक, तो ऐसे सरसराते हुए गिरने लगा। तो गिरेगा जरूर, लेकिन सेंटर ऑफ मास चुपचाप वर्टिकल लाइन में ही चलेगा। इवन जब रॉड ग्राउंड को हिट कर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली वर्टिकली बिलो द इनिशियल पॉइंट ही फॉलो करेगा। ये फंडा है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस इन बिटवीन प्रीवियस एग्जांपल एंड इन दिस केस, ये छोटा सा डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टल में एक्सेशन जीरो, हॉरिजॉन्टल लॉस सी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल लॉस सी जीरो, तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। इसलिए सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ इस वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग ही स्लाइड करेगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। अब उसने पूछा कि साहब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी को अभी होल्ड कर, वेलोसिटी दो लाइन का निकल आएगा। सबसे पहला हम काम करेंगे इस जनरल पोजीशन में इसका IAOR लोकेट करेंगे, उससे फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमा के ओमेगा निकल आएगा, फिर V बराबर R ओमेगा घुमाएंगे, वहाँ से VCM निकलेगा। तो ये धुआंधार सवाल है, समझ ध्यान से। देख तो एक बात बताओ, दो पॉइंट कोई भी ले सकते हो यार। सेंटर ऑफ मास जब हम लोग देख चुके हैं चुपचाप वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा। देखो पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी, देख, लेकिन सेंटर ऑफ मास चुपचाप वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है, इधर तो नहीं भाग रहा है। देख मतलब सेंटर ऑफ मास के अंदर कोई हॉरिजॉन्टल लॉस ही नहीं होगी। अरे हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है तो क्यों हॉरिजॉन्टल लॉस ही होगी? सारे फोर्स वर्टिकल में लग रहे हैं, ऐसा है। कोई जनरल टाइम पे भी देख ले, इधर देख, जनरल टाइम पे ऐसा है रॉड, तो यार ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगाएगा ना नॉर्मल एक्शन, और ग्रेविटी भी वर्टिकल में लग रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेशन नहीं, हॉरिजॉन्टल में कोई लॉस नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की यार ये जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये एंड ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन स्लाइड कर रहा है, तो फंडा वही है। कोई भी दो पॉइंट के आप वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर लें, उन पे नॉर्मल खींचें, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लोकेट करेगा पोजीशन ऑफ IAOR, फर्स्ट क्लास। तो यार इस वेलोसिटी का नॉर्मल ऐसा गया, इस वेलोसिटी का नॉर्मल ऐसा गया, हाँ, इनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, दिस इज द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है कहानी। मतलब जनरल टाइम पे आप ऐसे सोच सकते हो। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी कर रहा है, पूरा रॉड सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम भी रहा है, कंबाइंड मोशन है रे। तो कंबाइंड मोशन इज इक्विवेलेंट टू से कि यार बॉडी ट्रांसलेट रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। मतलब ऐसा सोचा जा सकता है दिस रॉड इज प्योरली इन रोटेशनल मोशन विद द सेम एंगल ऑफ अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट सिर्फ और सिर्फ घूम रहा है। ये फंडा है, क्लियर है। तो सबसे पहला हम काम करने वाले हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी घुमा के ओमेगा निकालेंगे, इनिशियली और फाइनली। दो ही फोर्स लग रहे हैं भाई साहब, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन का भी कोई चक्कर नहीं है। mg लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन, लग रहा है दोनों के दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव, तो ठीक है भाई। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्वेशन लिख रहा हूँ थोड़ा सा, देखो जी साहब, पहली क्वेश्चन क्लियर है, समझ देख कैसे कैसे लिखी गई है। देख इनिशियली पूरा का पूरा रॉड यहाँ पे था, वर्टिकल था, इसी को आप ठीक है रेफरेंस लाइन मान लें। जो धरती माता है उसको भी हमने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस चूज़ कर लिया, ठीक है। तो इनिशियली तो यार रेस्ट पे थी, कोई भी नहीं था, कोई ओमेगा नहीं था, काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh मतलब हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रेफरेंस लाइन विच इज L/2। फाइनली जनरल पोजीशन में आ जाएगा। देख तो जनरल पोजीशन में उसी सेंटर ऑफ मास का, उसी ग्राउंड से हाइट कितना दिख रहा है, तो ये भाई पूरा L है, ये क्या है L/2,
सेंटर ऑफ मास का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो भाई साहब एल बाई टू का कॉस थीटा, ये कितना हो गया साइन थीटा, ये वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेम रेफरेंस लाइन, तो एल बाई टू का साइन थीटा प्लस। अब इस जनरल पोजीशन में हमने बोला कि रॉड सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है विद द सेम एंगल ऑफ सी, और बॉडी सिर्फ प्योरली रोटेशन मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेगा, सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई किस एक्सिस के अबाउट डालेगा, ये एक्सिस। तो आप बोलोगे साहब इस एक्सिस के अबाउट आई कैसे निकाला जाए, पीए थ्योरम जिंदाबाद। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे घुमा रहा है, तो देखो तो साहब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आई होगा बज गए बैंड बाजे। समझ ध्यान से कैसे ऐसे लिखा है, देख ध्यान से देखें, ये ICM हो जाएगा, ये IP हो जाएगा, और IP बराबर ICM प्लस एम स्क्वायर। तो IP मतलब I अबाउट IOR बराबर ICM क्या, रॉड का MI अबाउट CM एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ कितना ML स्क्वायर बाई 12 प्लस M इंटू एच स्क्वायर। एच क्या है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का, दिस इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यार ये डिस्टेंस कैसे निकालना है, इधर देख, तो ध्यान से देखो, ये एक्सिस ये तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना L बाई टू का थीटा के डायरेक्शन में ये कॉम्पोनेंट कितना, हाँ जो L बाई टू कॉस थीटा ये होगा, वही तो L बाई टू कॉस थीटा ये डिस्टेंस होगा। तो इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो H की जगह मैंने यहाँ पे क्या चिपका दिया, L बाई टू कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से I निकलेगा अपना, I की वैल्यू निकाल के यहाँ पे चिपका देना, यहाँ से ओमेगा निकलेगा। ठीक है, यहाँ से I निकाल ले, I की वैल्यू यहाँ पे डाल के ओमेगा निकल आएगा। बट ओमेगा नहीं पूछा उसने। अब सवाल पढ़ देख क्या पूछा, धुआंधार सवाल। उसने बोला फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ CM ऑफ रॉड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा। अब बड़ा सिंपल सवाल है, देखो ध्यान से सोचो यार, इस जनरल टाइम पे इस एक्सिस के अबाउट CM का ओमेगा निकाल चुके हो भाई। ओमेगा तो यार बॉडी के हर एक पार्टिकल का सेम होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। इफ़ अ रिजिड बॉडी इज प्योरली इन रोटेशन मोशन, तो किसी भी टाइम पे बॉडी के हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम, किसी भी टाइम पे बॉडी के हर एक पार्टिकल का अल्फा सेम, किसी भी टाइम पे हर एक पार्टिकल का थीटा सेम, ये सारे वैल्यूज सेम हो जाते हैं। अब देखो ओमेगा अगर पता है सेंटर ऑफ मास का, तो लीनियर लॉ से नहीं निकाल सकता, V बराबर आर ओमेगा। आर क्या डालेंगे, V क्या डालेंगे, तो देखो थोड़ा ध्यान से, है ना, देखो थोड़ा सा फील करें, क्या इस जनरल टाइम पे रॉड का ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये इस एक्सिस के अबाउट और एक प्योरली रोटेशनल मोशन में विद द सेम एंगल ऑफ सी। भाई साहब ओमेगा यार इस पार्टिकल का, रॉड के हर एक पार्टिकल का सेम है। अब जिस पार्टिकल का लीनियर लॉ से निकालनी है, उसका आर देख ले, उसका ओमेगा देख ले, मल्टीप्लाई कर दे, V बराबर आर ओमेगा। आइडिया दोस्त क्या है, VCM बराबर, तो ओमेगा तो अपना आ गया, अब आर देखो क्या डालेगा, तो आर भाई सोच के बता, क्या CM इस रेडियस के सर्कल में और इस तरह से घूम रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे। ये सुनो, ये फंडा है दोस्त, CM तो चुपचाप यार वर्टिकल डायरेक्शन भाग रहा है, लेकिन इस टाइम पे क्या ये सेंटर ऑफ मास इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस रेडियस के सर्कल में ऐसे जा रहा है, तो आर क्या दोस्त ये हो जाएगा। और क्या ये तुम्हारे सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है L बाई टू कॉस थीटा, ये सुनो ये L बाई टू है ना रे, L बाई टू का ये कॉस थीटा, ये क्या होगा साइन थीटा, ये तो आर की वैल्यू क्या हम लोग डाल देंगे एज L बाई टू कॉस थीटा। पहले ये समझ ध्यान से, ये समझ लो तो सोच लो तुम्हारा जीवन सफल हो गया, तुमने गंगा नहा ली। समझ देख, IOR के तुम चैंपियन हो गए, चैंपियंस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इधर देख, CM इस एक्सिस के अबाउट या इस सेंटर के अबाउट इतनी रेडियस के सर्कल में ऐसे घूम रहा है, और ये रेडियस कितना है, ये रेडियस दोस्त हम लोग पहले निकाल चुके हैं, L बाई टू का कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू ये डाल दे, ओमेगा तो हर एक पार्टिकल का सेम है, तो ऐसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी, ये उसका मैग्नीट्यूड आएगा। और डायरेक्शन ध्यान से देखो, डायरेक्शन क्या आपको वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है, एग्जैक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या बोला, जो डायरेक्शन है एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, और मैग्नीट्यूड तो यार यहाँ से निकाल लिया है। इसको तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे ना तो रिजल्ट ये आ जाएगा, ओमेगा बस यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पे चिपका देना, तो तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे ना, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो सब ऐसा आएगा।
ये छोटा सा सवाल था बेस्ड ऑन दिस IAOR। सवाल नंबर 20, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ IAOR। तो देख आखिरी सवाल में उसने बोला एक मान ले सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी भी है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके पास इनिशियल एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा दे दिया है, इट इज स्टार्टिंग इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज नहीं दिया है, अल्फा जो दिया है ध्यान से देखें किस डायरेक्शन में दिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो समय के बढ़ने से इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। हाँ, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट दे रखी है, क्या बोला, लीनियर वेलोसिटी v कांस्टेंट है, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। और कैसे बढ़ेगी, एंगुलर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि अल्फा उसने किस डायरेक्शन दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पे आते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, 2 लाइन का है, ठीक है। इधर देख, फाइंड आउट द इक्वेशन y एज अ फंक्शन ऑफ x डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इफ at the initial moment the center of disk was located at origin। t बराबर 0 की सब सिचुएशन उसने दे रखी है, दिस इज द पोजीशन ऑफ डिस्क एट t बराबर 0। t बराबर 0 पे डिस्क का जो सब सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे लोकेटेड था, इसको उसने x माना, इसको उसने y एक्सिस माना, ठीक है। तो देखो अब उसने सवाल क्या पूछा, सवाल ये पूछा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो x कोऑर्डिनेट होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा उनमें क्या रिलेशन होगी। सवाल पढ़, ये जो उसने स्टेटमेंट लिखा कि फाइंड आउट द इक्वेशन y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछ रहा है, डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ IAOR, मतलब जनरल टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो पोजीशन है उसी का x उसी का y, उनमें क्या रिलेशन है। तो मैंने मान लिया सब, t बराबर 0 की पोजीशन ये थी, जनरल टाइम पे डिस्क की पोजीशन ये, देखो सेंटर ऑफ मास के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम CM के अबाउट पूरी की पूरी डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही। मैं मान लेता हूँ सब जनरल टाइम पे उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल वेलोसिटी ओमेगा जाती है, ओमेगा का डायरेक्शन ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज घूमता तो ओमेगा क्लॉकवाइज आता, उल्टा है रे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ये फंडा है, क्लियर है। सोच के यहाँ पे बताएं, क्या जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस वर्टिकल लाइन पे, क्या यहाँ पे लाई करेगा, क्या यहाँ पे लाई करेगा, या इसके थोड़ा सा नीचे लाई करेगा, या इसके थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा, ये सोच के थोड़ा सा एनालाइज कर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि यार यहाँ पे IOR पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, सेंटर से थोड़ा नीचे, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, कहाँ से पास करेगा। तो देख हम लोग क्या पढ़े हैं, IAOR इट पासेस थ्रू अ पॉइंट हैविंग 0 वेलोसिटी। अब यार 0 वेलोसिटी तुम्हें रोलिंग में मिलती है, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये थोड़ी रोलिंग है, इसमें तो उल्टा हो रहा है, तुमने v इधर दे दिया, ओमेगा उल्टा दे दिया, ये ले, तो इस पॉइंट के अंदर ट्रांसलेशन मोशन की वजह से लीनियर लॉस इधर, और रोटेशन की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लीनियर लॉस आ जाएगी, टेंजेंशियल लॉस आ जाएगी ओमेगा। तो यहाँ पे तो स्लिपिंग हो रही है, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग मोशन। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मैं थोड़ा सा अलग से तुम लोगों को एनालाइज करके बताता हूँ। एवरीवन सी दिस, CM के पास v है लेकिन ओमेगा दोस्त इधर आ गया है, ठीक है। इधर देख, जैसे मान लो तुम सेंटर ऑफ मास से कोई नीचे वाला पॉइंट पकड़ते हो तो उसके पास ट्रांसलेशन की वजह से तो v हो गई होगा, लेकिन रोटेशन की वजह से, जैसे मान ले यहाँ से x डिस्टेंस पे है या r डिस्टेंस पे है, तो रोटेशन की वजह से जो लीनियर वेलोसिटी अब ऐसे घूम रहा है, तो क्या x इंटू ओमेगा इधर हो जाएगा। ये सुनो, ये फंडा है, ऐसे जा रहा है ना, तो जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वो इधर जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, और नीचे वाले पार्टिकल्स फॉरवर्ड जाएंगे, खचाक खचाक कुचुक, खचाक कुचुक, मतलब समझ रहे हैं, ऐसा है।
ठीक है, तो अगर तुम सेंटर ऑफ मास के को पॉइंट नीचे लेते हो तो उसके पास तो वेलोसिटी है भाई, यहां से थोड़ी पास कर सकता है, मतलब पक्की बात है। क्या जो पॉइंट होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, तभी इस पॉइंट के अंदर ट्रांसलेशन की वजह से भी, हाँ रोटेशन की वजह से, जैसे मान लो एक्स है तो एक्स ओमेगा दोस्त इधर आ जाएगा, और वो पॉइंट जिसके लिए एक्स ओमेगा और वी बैलेंस कर जाएगा, उस पॉइंट की दोस्त नेट वेलोसिटी जीरो होगा और आईएआर वहां से पास करेगा। ये फंडा है। तो वो हिट एंड ट्रायल है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा तुम्हें वो पॉइंट कहाँ लोकेट कर रहा है। तो मैंने मान लिया था कि वो जो पॉइंट पी है वो यहां से सब एक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है, या एक्स और वाई अगर इस सवाल के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ठीक है भाई, एक्स मैं ये मान लेता हूं और वाई डिस्टेंस मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स है ना, तो मैं एक्स एक्सेस में जो डिस्टेंस है वो एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वाई लेना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगा वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्लियर। तो मैंने मान लिया सब कि जनरल टाइम टी में जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना, एक्स, उसी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो वाई कोऑर्डिनेट है वाई। अब देखो थोड़ा ध्यान से है ना, थोड़ा फील कर, क्या इस जनरल पॉइंट के लिए ट्रांसलेशन मोशन की वजह से तो भाई लीनियर वेलोसिटी, अब देखो रोटेशन की वजह से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या इस पॉइंट के अंदर जो लीनियर वेलोसिटी होगी जिसको आप बोलते हो टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्या वो होगी वाई इंटू ओमेगा, लेकिन डायरेक्शन पकड़ना है। अरे ऐसे घूम रहा है ना यार, तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से तो ठीक है भाई, वी इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन ऐसे घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी इधर होगी, सीएम के नीचे वाले जितने भी पार्टिकल्स उनकी वेलोसिटी आगे होगी, तभी सिस्टम ऐसे घूमेगा। तो मैंने मान लिया साहब ये पार्टिकल लेट्स से रोटेट कर रहा है ना सर्कल ऑफ रेडियस वाई, तो v बराबर आर ओमेगा होता है, तो आर यार इस पार्टिकल का y हो गया और ओमेगा तो हमें पता है रिजिड बॉडी के हर एक पार्टिकल का सेम ही रहता है, ठीक। तो यार इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी हो गई y ओमेगा। तो देखो IAOR के लिए क्या ये v और ये y ओमेगा ये बराबर करना पड़ेंगे, तभी तो क्या इस जनरल पॉइंट P की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, तभी तो इस पॉइंट P से तुम्हारी IAOR पास कर पाएगी। ये फंडा है। पहले बता IAOR लोकेट कैसे किया जनरल टाइम पे, ये फंडा सब कुछ हमका, बाकी आसान है, ठीक है। जब तुमने IAOR लोकेट कर लिया कि IAOR यार यहाँ पे होगा, मतलब उतना वाई ढूंढ ले जहाँ पे पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी और रोटेशन की वजह से जो बैकवर्ड डायरेक्शन की टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो बराबर हो जाए, तो ये v और ये y ओमेगा बराबर, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो, इसलिए IAOR यहीं से पास करेगा। अब ये जो पोजीशन है IAOR की, इसका x और इसी का y, इन x और y में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगी सेंटर ऑफ मास के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, क्या हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड और टाइम, एज सीएम ऑफ दिस बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड और टाइम। जल्दी बोल कितना डिस्टेंस चला है x, कितनी कांस्टेंट स्पीड चला v, टाइम मान लेती है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब बोलोगे साहब ये ओमेगा कैसे निकालना है, तो ओमेगा निकालने का बड़ा आसान सा मेथड है। क्या करें, अब तुम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं घुमा सकते, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, ओमेगा कांस्टेंट थोड़ी है रे, अल्फा कांस्टेंट है, सिंस एंगुलर एक्सेशन कांस्टेंट है, इसलिए ओमेगा निकालने के लिए यू हैव टू यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन घुमाएगा, फर्स्ट इक्वेशन घुमा रहा हूँ, क्योंकि एंगुलर एक्सेशन यूनिफॉर्म है इसलिए यू कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये आइडिया है। इधर देख, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, ये सुनो, तो जनरल टाइम पे एंगल वेलोसिटी ओमेगा इनिशियली रस से स्टार्ट कर रहा है, ओमेगा नॉट जीरो है ना रे, एंगुलर एक्सेशन अल्फा, टाइम मान लेती है, तो क्या यार हमने ओमेगा निकाली, बस बैंड बाजे बच चुके हैं। तीन ही इक्वेशन है, तीन ही अननोन्स है, आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। अब अटैक करते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन पार्ट बड़ा आसान है, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर रख दें, टी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी और वो टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ओमेगा निकल आएगा, ओमेगा यहाँ डाल दें, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। दिस आइडिया, दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं देखें। तो साहब यहाँ से टी की वैल्यू निकाल दी, टी बराबर एक्स बाई बी। अब ये टी की वैल्यू मैं थर्ड इक्वेशन में डाल रहा हूँ, ओमेगा है साहब अल्फा इंटू टी, तो अल्फा इंटू टी की वैल्यू चिपका रहा हूँ एक्स बाई वी। क्लियर है, ठीक है, ये चिपका दिया एक्स बाई वी, ओमेगा आ गया। अब ओमेगा की जो वैल्यू है इसको साहब फर्स्ट इक्वेशन डाल दें, बस हो गया। क्लियर है, तो फर्स्ट इक्वेशन थी वी बराबर वाई इंटू ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा जो निकाला उसको ठैप दें। क्लियर, तो वी बराबर वाई इंटू ओमेगा की जगह अल्फा एक्स अपॉन वी। क्लियर है, तो वाई हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन अल्फा एक्स, वी इंटू वी स्क्वायर, और नीचे आएगा अल्फा एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस
इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का जनरल टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट, उसी इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का जनरल टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट, उन एक्स और वाई में ये रिलेशन है। तो ये छोटा सा सवाल था, छाप लें। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।